देखिए भैया चैप्टर नंबर 4 भैया चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 में आप जो पढ़ने आ रहे हो वेक्टर और स्केलर। यस यू ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में आप जो पढ़ने आ रहे हो वो वेक्टर और स्केलर के बारे में पढ़ेंगे भैया। अब देखिए आपके पास दो यार चुप हो जा। आपके पास दो तरह की क्वांटिटी होती है। एक क्वांटिटी होती है वेक्टर, दूसरी क्या होती है स्केलर। पहले स्केलर को खत्म करते हैं तो स्केलर पढ़ लेंगे थोड़ा सा 2-3 लाइन का वही। ठीक है भैया। तो लिखिए भैया चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। चैप्टर का नाम है भैया मोशन इन अ प्लेन। पहले चैप्टर को समझ लेते हैं, नाम को समझ लेते हैं। ठीक है भैया कि चैप्टर का नाम मोशन इन अ प्लेन क्यों रखा गया, दूसरा नाम क्यों रखा गया। ठीक है तो मोशन इन अ प्लेन। ठीक है मोशन इन अ प्लेन। ठीक है भैया। अब देखिए भैया जब मोशन ऐसे होती है ठीक है, जब मोशन ऐसे होती है या ऐसे होती है एक्स वाई एक्सिस पर, ये एक्स है ये वाई है और ये क्या है भैया जेड है। पता नहीं पता। तो अगर मोशन ऐसे हो रही है या ऐसे हो रही है या ऐसे हो रही है तो इसे कहते हैं भैया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या कहते हैं इसे भैया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये मोशन कहां पे हो रही है भैया स्ट्रेट लाइन में होगी। कहां हो रही है भैया स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है। और इस तरह की मोशन को हम कहते हैं भैया वन डायमेंशनल मोशन। क्या कहते हैं भैया वन डी मोशन। ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना जो कि आप कल से स्टार्ट ठीक है भैया। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या वन डी मोशन जब या तो एक्स पे हो रही हो या वाई पे हो रही हो या जेड पे हो रही है, इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया वन डायमेंशनल मोशन। समझ गए भैया। और इसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। ठीक है अब देखिए लेकिन अब पता क्या होगा इस चैप्टर में क्या होना पता है। इस चैप्टर में ये होगा कि भैया एक्स वाई प्लेन है। क्या है भैया ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। ये प्लेन को क्या कहेंगे भैया एक्स वाई प्लेन। इसको क्या कहते हैं भैया वाई वाई जेड प्लेन। इसको क्या कहेंगे भैया वाई जेड प्लेन। और इस प्लेन को क्या कहेंगे भैया एक्स जेड प्लेन। तो जब मोशन ऐसे होगी या ऐसे होगी या ऐसे होगी तो इस तरह की मोशन कहते हैं भैया मोशन इन 2D या मोशन इन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया मोशन इन 2D या मोशन इन प्लेन। जब स्ट्रेट लाइन पर मोशन होती है, जब x चेंज हो या y चेंज हो या z क्या लगा रहा हूं मतलब एक ही चेंज होना चाहिए, तो उस तरह की मोशन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं या वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन जब आपका x y देखो ऐसे जब मोशन होगी तो x भी चेंज होगा y भी चेंज होगा, x भी चेंज हो रहा है y भी चेंज। तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया मोशन इन 2D या मोशन इन द प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया मोशन इन भैया समझिए भैया फटाफट कॉपी जल्दी से। चैप्टर का नाम है भैया मोशन ऑफ प्लेन। मोशन ऑफ प्लेन को समझने के लिए भैया पहले आपको 1D मोशन समझना पड़ेगा जिसमें केवल x y या z चेंज होता है। लेकिन अगर भैया ऐसी मोशन होगी जहां पर x y y z या z x दो कोऑर्डिनेट एक टाइम पर चेंज हो, इस तरह की मोशन को कहते हैं भैया मोशन ऑफ प्लेन या टू डायमेंशनल मोशन। फटाफट लिखिए फटाफट लिखिए जल्दी से बच्चे लोग। भैया तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भैया। ये तो समझ में आ गया चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है टाइप ऑफ क्वांटिटी। टाइप ऑफ क्वांटिटी टाइप ऑफ क्वांटिटी। ठीक है भैया देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। आपने दो क्वांटिटी का नाम तो सुना होगा लेकिन तीसरी क्वांटिटी के बारे में नहीं जानते तो मैं बताऊंगा। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है पहला भैया देखिए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी पहला भैया स्केलर क्वांटिटी।
दूसरा है टेंसर क्वांटिटी, टेंसर TANSER, टेंसर क्वांटिटी। ये नहीं सुना आपने? पहली है स्केलर, दूसरी है टेंसर और तीसरी है TANSER, टेंसर क्वांटिटी। और तीसरी आपकी है भैया वेक्टर क्वांटिटी। क्या है भैया? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक डालिए भैया स्केलर क्वांटिटी। क्या भैया? स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी लिखे और ये आखिरी इतना लंबा इसमें डेफिनेशन वगैरह आते नहीं है। ठीक है, इस क्वांटिटी के पास क्या होती भैया? ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ठीक है भैया, तो ऐसी क्वांटिटी हो गया भैया स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए समझिए, लिखिए मत, समझिए इसे स्केलर क्यों कहते हैं। देखिए भैया एग्जांपल में दे रहा हूं भैया, एग्जांपल में क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन नहीं होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो भैया देखिए एग्जांपल में लिख रहा हूं मैं मास। क्या लिख रहा हूं भैया? मास। फिर लिख रहा हूं भैया मैं लेंथ। क्या लिख रहा हूं भैया? लेंथ। लेंथ। डिस्टेंस, डिस्टेंस भी हो गया। ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है भैया, अब देखिए भैया अगर मैं मास की बात करूं, मास स्केलर क्यों? देखिए भैया अगर मैं बोलूं भैया इस थैले में चार एक गोल कुछ गोल है, ठीक है, और हर गोल का मास क्या है भैया? अलग अलग। तो बताओ इस थैले में कुल कितना मास है? क्या करोगे? सबके मास को ऐड करेंगे। क्या आपको इससे कतई भी फर्क पड़ रहा है कि ये वाली बॉल नीचे है, वाली बॉल ऊपर है? इस बॉल की पोजीशन ऐसी है, उस बॉल की पोजीशन ऐसी। मतलब आपको एडिशन करते वक्त यहाँ पर आपको डायरेक्शन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी क्वांटिटी जहां पर आपको एड अप करते हुए डायरेक्शन की आवश्यकता ही ना पड़े, ऐसी क्वांटिटी बोलूंगा तो भैया चाहे बॉल नीचे है चाहे ऊपर है, उसका मास क्या होगा? कभी वेरी नहीं करेगा, मास वही रहेगा। अगर मैं इस तरीके से, जैसे बॉल का अरेंजमेंट यहाँ पर है, मास क्या है? 50 किलो। मैंने बॉल का अरेंजमेंट तो ऐसे लिया है ना, बॉल का अरेंजमेंट क्या हुआ? इधर हो गया, हर बॉल की पोजीशन क्या होगी भैया? चेंज होगी। तो क्या इसके मास पे फर्क पड़ेगा? मतलब पोजीशन पे डिपेंड नहीं। किसी भी बॉल की पोजीशन कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल किस पे डिपेंड करता है भैया? मास कि कितनी इसमें अंदर बॉल है। इसकी डायरेक्शन पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए भैया मास क्या है भैया आपको? इसके अलग। अच्छा लेंथ बोलूं तो भैया देखिए, मैं बोलूं भैया इस रास्ते की, ये इस रास्ते की लंबाई d1 है, इसकी लंबाई d2 है, इसकी लंबाई d3, इसकी लंबाई d4, इसकी लंबाई d5, इसकी लंबाई d6 है। मैं बोलूंगा बताइए इस रास्ते की कुल लंबाई कितनी होगी? तो क्या बनेगा? d1 d2 d3 है ना। इस यहाँ पर बॉल का मास क्या है? इतनी सारी बॉल थोड़ा, ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इस बॉल का मास, इस बॉल का मास m3 है, इस बॉल का मास m4 है। अगर मैं बोलूंगा टोटल मास कितना है तो क्या करोगे? m1 m2 m3 m4। और इनका जो मास है, इसका जो मास कुल मास निकला है, ये इनके मास की पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है। मैं नॉर्मली क्या करूंगा? कुल मास निकालने के लिए सबको ऐड कर दूंगा और ऐड अप करके जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज द टोटल मास। तो दिक्कत नहीं है। अब डिस्टेंस स्केलर क्यों है? क्योंकि भैया आपको अगर मैं बोलूंगा टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या करोगे? d1 प्लस d2 प्लस d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 d5। क्या आपको ये आवश्यकता पड़ी कि इसकी इस डिस्टेंस की डायरेक्शन ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, जोड़कर आपने कुछ देखा? आपने क्या किया? सपोज पूरे पाथ की लेंथ निकालनी थी आपको, आपने क्या किया? नॉर्मली ऐड कर दिया और नॉर्मली ऐड करके जो भी रिजल्ट आया दैट इज द टोटल पाथ लेंथ। आपको क्या ये तो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो क्या आपको डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ी? जरूरत तो नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं है भैया। मुझे तो कुल पाथ की लेंथ निकालनी है, कितना चला है, तो कितना चला मैं, तो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस सबको ऐड करते जाओ। ठीक है, तो कुल डिस्टेंस आएगा दैट इज द टोटल पाथ लेंथ। इसीलिए क्या है यहाँ पर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, किसी की डायरेक्शन कुछ भी हो, इस रास्ते की डायरेक्शन ये है, इस रास्ते की डायरेक्शन है, ऐड करते क्या मैंने इसे देखा? मुझे कंसीडर करना पड़ा कि इस रास्ते की डायरेक्शन ये है, इस रास्ते की डायरेक्शन है, ये ऐड नहीं करूंगा मैं। ऐसा मैंने किया नहीं किया, मुझे आवश्यकता ही नहीं है इसमें डायरेक्शन की, इसलिए मैंने नॉर्मली क्या किया? ऐड कर दिया और जो रिजल्ट आया दैट इज द, समझ लिया, ये टोटल डिस्टेंस। ठीक है भैया,
टेम्परेचर छोड़ो, मैं ये देखिए मैं चार्ज की बात करूँ। चार्ज जानते हो भैया, बॉडी के ऊपर एक बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, ऐसे बहुत सारे चार्ज है। मैं बोलूंगा बताइए इस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो क्या आपको नॉर्मली ऐड करोगे? आपको इससे फर्क पड़ता है कौन सा चार्ज कहाँ पड़ा हुआ है? उनकी पोजीशन पे कोई इन्फ्लुएंस पड़ेगा? उनकी पोजीशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको ऐड करते हो तो उनकी पोजीशन देखनी नहीं है, आपको बताना है इस बॉडी के ऊपर कुल कितना चार्ज है। तो आप क्या करोगे, सारे जितने भी चार्ज है इनको नॉर्मली क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो क्या होगा, 2 माइक्रोकूलम, क्या हो भैया 3 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये और ये कैंसिल हो गया तो रिजल्ट आ गया 8 माइक्रोकूलम, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो कुल चार्ज आप क्या हो गया, आपने चार्जों को ऐड करते वक्त उनकी पोजीशन को कंसीडर नहीं किया, रास्ते की लेंथ को निकालते वक्त उनकी पोजीशन उसकी डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया। बॉडी के अंदर कुल कितना मास है, आपने बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट बोल है उनकी पोजीशन को कंसीडर नहीं किया। जहां पर आप डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते, पोजीशन को कंसीडर नहीं करते, नॉर्मली ऐड कर देते हो, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं भैया, इसका क्वांटिटी कहते हैं। इनके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी देखिए भैया, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो भैया, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी, तो फिर ये वेक्टर क्यों नहीं कहलाती भैया? देखो सबसे बड़ी दिक्कत यह है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा, लेकिन फिर भी वेक्टर नहीं है, फिर भी क्या दिक्कत आ रही है? चलो भैया एक चीज समझते, मैंने फोर्स को अगर निभाया होगा, जब भी फोर्स पढ़ाया तो मैंने बोला फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या बोला? ऐसा क्या अंतर आ गया कि भैया इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वेक्टर नहीं? देखिए वेक्टर और टेंसर के बीच में डिफरेंस होता है, भैया ये डिफरेंस जो है वो आपको छोटी क्लास में नहीं पता, आप थोड़ी बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, और ये बड़ा नॉर्मल सा डिफरेंस है। ठीक है भैया, अभी डिफरेंस क्या है भैया, ये मैं टेंसर लिख रहा हूँ और वेक्टर दोनों एक साथ में लगा रहा हूँ, टेंसर और क्या लिख रहा हूँ भैया, इसके पास भी क्या होता है भैया, मैग्नीट्यूड, हाँ भाई होता ही होता, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है सही लगा दिया, डायरेक्शन भी होती है इसके पास, बोलो हाँ ये भी सही है, लेकिन ये टेंसर में आ गया और ये वेक्टर में आ गया, क्या है दोनों में डिफरेंस? चलो भैया एक बात समझाऊंगा, ठीक है, आपने देखा भैया ये सर्किट में करंट जा रहा है, अच्छा करंट की डायरेक्शन आपको पता है ना, करंट के पास मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर 4 एम्पीयर, और डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और कहां पे जाता है भैया, पॉजिटिव से निकलता है और कहां पे आता है, ये जो करंट की डायरेक्शन होती है कहां से आता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, क्या होती है करंट के पास डायरेक्शन क्या होती है भैया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं करंट, और करंट के पास मान लीजिए मैग्नीट्यूड क्या भैया 2 एम्पीयर है और डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन ये टेंसर में आता है, क्या होता है भैया, अब रीजन क्या होता है देखिए भैया, मैंने मान लिया 2 वायर लिए, क्या लिए भैया, यहाँ पे रखा 2 एम्पीयर, यहाँ पे रखा 4 एम्पीयर, इस वायर में कितना करंट आएगा, 6 एम्पीयर आएगा, क्या है भैया, अब इससे क्या इस बात पे फर्क पड़ता है कि इन दोनों वायर के बीच में कितना एंगल है, मैं एंगल बढ़ा दूंगा तो क्या यहाँ पे 6 एम्पीयर से 8 एम्पीयर हो जाएगा, ये 6 एम्पीयर से बहुत हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्या 2 और 4 जो यहाँ पर आ रहे हैं ये एंगल चेंज करने पे रिजल्ट चेंज होगा, चेंज होगा। चलो भैया मैं देखो एक फोर्स देता हूँ, फोर्स ये भैया एक बॉडी ब्लॉक है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का, एक फोर्स लग रहा है भैया 4 न्यूटन का, बताओ कुल फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन। चलो इस पे हमने ये 6 न्यूटन वाला फोर्स इधर लगा दिया और 4 न्यूटन वाला फोर्स इधर लगा दिया, बताओ कुल कितना फोर्स लगा दिया, 2 न्यूटन का, किधर की तरफ, इधर, टोटल फोर्स कितना निकला भैया, 2 न्यूटन। ठीक है भैया, यानी हमने उन्हीं दोनों फोर्स को अलग तरीके से लगाया तो रिजल्ट अलग आ गया, और उन्हीं दो फोर्सों को अलग तरीके से लगाया तो रिजल्ट अलग आ रहा है। अब देखिए इसमें देखिए मैंने क्या किया, अब ये दो जहां से 2 एम्पीयर करंट आ रहा था उस वायर पे ऐसे रखा और 4 एम्पीयर वाले करंट वाली वायर पे ऐसे रखा, यहाँ पर कितना आ गया 6 एम्पीयर, अब भी 6 आ रहा है,
4 यहां से 2 यहां से, यहां पर अभी भी 6, 2 यहां से 4 यहां से, एंगल इतना है तो अभी भी क्या है 6। यानी ये इनका जो इस तरह की क्वांटिटी का जो रिजल्ट है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता। इसके बीच में एंगल कितना भी है 90 डिग्री, आपको दिख रहा है। यहाँ पर एंगल क्या होगा, कुछ भी होगा, लेकिन आप देखो रिजल्ट यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, लेकिन यहाँ पर देखो इनके बीच में एंगल कितना है, F1 और F2 के बीच में, दो चीजें पैरेलल होती है तो इनके बीच में एंगल होता है 0 डिग्री का। कितना होता है भैया, 0 डिग्री। और जब दो चीजें अपोजिट होती है तो एंगल कितना होता है भैया, 180 डिग्री का। क्या होता है भैया, तो आप देख रहे हो इस एंगल पर आपका रिजल्ट क्या आ रहा है भैया, ये, और इस एंगल पर आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये दोनों रिजल्ट क्या भैया अलग अलग है। यानी यहाँ पर एंगल पे डिपेंड कर रहा है रिजल्ट, और यहाँ पर एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एंगल कुछ भी हो इन दोनों वायर के बीच में, रिजल्ट आपका हमेशा क्या है भैया, 6 एम्पियर। और यहाँ पर एंगल अगर आप चेंज करोगे तो अभी 10 आ रहा है, कभी आएगा 2, कभी 2 से ज्यादा, कभी, समझ गए भैया। तो जहां पर आप एंगल चेंज करो क्वांटिटी के बीच में, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन हो और एंगल चेंज करो लेकिन रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं भैया, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन जहां पर आप ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो और एंगल को अगर चेंज करो और रिजल्ट क्या हो रहा है भैया आपका, चेंज है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं भैया, वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं भैया, जहां पर रिजल्ट जो हो एंगल पे डिपेंड करे ऐसी क्वांटिटी को, और यहाँ पर जहां पर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो लेकिन एंगल पर रिजल्ट डिपेंड ना करे ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं भैया। तो यहाँ पर रिजल्ट does not depends upon the angle in between हाँ जी, डिपेंड्स अपॉन द एंगल इन बिटवीन। यहाँ पर जो रिजल्ट है वो एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा, और यहाँ पर रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन दी एंगल। हाँ बोल रहे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। आपका अभी टेंसर का एग्जांपल मैंने करंट दिया, ठीक है। अभी टेंसर का एग्जांपल आपको बताऊंगा तो प्रेशर भी होता है, ठीक है। टेंसर के और भी एग्जांपल है। हेलो हेलो, हाँ भाई, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो और रिजल्ट किस पे डिपेंड करे, एंगल पे डिपेंड करे, इनके बीच में ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं भैया, समझिए भैया। इसको पैरेलल में वो तो बात ही नहीं कर रहा मैं, बेवकूफ है क्या तुम, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पे सीरीज पैरेलल की बात नहीं होगी। मैं यहाँ पे एक पॉइंट पर 2 वायर जुड़े हुए हैं, उनके बीच में एंगल चेंज कर रहा हूँ। टेंसर कैसे बोल सकते हैं, अरे भैया एक बॉडी है, इसके ऊपर जैसे प्रेशर लगा दे, जैसे प्रेशर लगा दे, इसके ऊपर प्रेशर का वो दोनों के संख्या बराबर है, ऐसे लगा दे फिर संख्या बराबर रहेगा, कैसे भी लगा दे एक पॉइंट पे लगा दे फिर संख्या बराबर, ठीक है। तो प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड क्या होता है भैया, वैल्यू 4 पास्कल, 10 पास्कल, 50 पास्कल, 20 पास्कल, और डायरेक्शन क्या होती है हमेशा सरफेस के ऊपर की तरफ, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, लेकिन आप हमेशा 2 प्रेशर लगा रहे हो तो क्या है, दोनों के सम के बराबर आ रहा है और रिजल्ट हमेशा क्या होगा, एक जैसा ही रहेगा, चाहे कुछ भी एंगल हो उनके बीच। समझ गया, ठीक है। अभी तो ये स्टार्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। अभी आगे मैंने इतना डिटेल में लिखा है, अभी मैं इसको बोल दूंगा ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है, ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता, तो आपको पता है ट्रायंगल लॉ इसलिए नहीं बता रहा हूं, वरना मैं पता क्या बोलता, द क्वांटिटी having magnitude as well as direction and follow the triangle law of vector addition is known as vector quantity। तो आपको इस डेफिनेशन कुछ नहीं पता दूंगा, ठीक है भैया। मैंने अभी जस्ट इतना बताया कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, जोर से बोला मेरी बढ़िया से, मैग्नीट्यूड क्या हो, लेकिन रिजल्ट क्या हो, एंगल पे डिपेंड, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं भैया। सबसे बढ़िया एग्जांपल ओके भैया, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन रिजल्ट एंगल पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है। अब देखो ऐसी क्वांटिटी इसके पास डायरेक्शन भी हो और रिजल्ट एंगल पर डिपेंड, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं भैया।
तो अभी हमें क्या पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, वेक्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है भैया। तो वेक्टर डाल दीजिए टॉपिक, मेन टॉपिक वेक्टर। अब वेक्टर ही पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है। आधा चैप्टर वेक्टर का, आधा चैप्टर मोशन का, ठीक है। ठीक है भैया। तो देखिए भैया वेक्टर, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, अब मैं एक वर्ड जोड़ने जा रहा हूँ कि ऐसी क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन हो और रिजल्ट क्या हो भैया, एंगल पे डिपेंड। तो ऐसी क्वांटिटी हो गया भैया। अभी जो एंगल पे डिपेंड करना वाला वर्ड है ना, इसको हम कहेंगे भैया ट्रायंगल लो को फॉलो करता है या नहीं करता है, या वेक्टर एडिशन लो को, जिसका रिजल्ट एंगल पे डिपेंड करता है वो वेक्टर एडिशन लो को फॉलो करता है। इसको फॉलो करता है भैया, और जिसका रिजल्ट एंगल पे डिपेंड नहीं करता वो वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। वेक्टर क्वांटिटी वही होती है जिसके बीच में अगर आप एंगल चेंज करो उसका रिजल्ट चेंज है, तो वो वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। जो नहीं करता है ऐसा वो कैंसिल है, ठीक है भैया। तो देखिए भैया, अब देखिए ये जो आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैंने बोला एडिशन लॉ है, तो एडिशन लॉ जो है उसको हमेशा ध्यान रखना। एडिशन लॉ जब भी मैं बोलूंगा तो इसका मतलब अगर आप दो क्वांटिटी को ऐसे रखोगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, ऐसे रखोगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, ऐसे रखोगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, ऐसे रखोगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा। यानी एंगल अलग अलग पे रिजल्ट अलग अलग आएगा। जिनका एंगल अलग अलग हो और रिजल्ट अलग अलग हो, इसका मतलब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहे हैं। और जो ऐसा नहीं करते तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो समझेगा नहीं। डायरेक्शन चेंज करने पर रिजल्ट चेंज हुआ है, इसका मतलब कौन किसको फॉलो कर रहा है, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो कर रहा है। जिसमें आप डायरेक्शन कुछ भी रखो रिजल्ट चेंज ना हो, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। ऐसी क्वांटिटी क्या होती है भैया, स्केलर, कैंसर, समझ भैया। स्केलर भी कहते हैं, कैंसर को स्केलर भी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं कैंसर को भी स्केलर बोल दूं तो समझना गलती नहीं बोलता, ठीक है भैया। तो लिखिए भैया, द क्वांटिटी having magnitude as well as direction, the quantity having magnitude as well as direction, the quantity having magnitude as well as direction, having magnitude as well as direction, and follow the vector law of addition, समझ गए ना भैया, and follow the vector law of addition, and follow the vector law of addition is known as vector quantity. Vector quantity. For example, force. बहुत सारे एग्जांपल इसके, force, momentum, acceleration, impulse, electric field, magnetic field, mass, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। दोबारा से एक बार, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो स्केलर, क्या भैया, मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, लेकिन एंगल पे डिपेंड रिजल्ट क्या कहलाती है, एंगल पे हम स्केलर भी बोल देंगे, मैं बोल दूंगा गलत नहीं है, ठीक है भैया। और ऐसी क्वांटिटी इसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और साथ में रिजल्ट एंगल पर डिपेंड करता है, यानी वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं भैया, क्वांटिटी, समझिए बेटा। एग्जांपल में बता दिया, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इंपल्स, बहुत सारी क्वांटिटी होंगी, खत्म ना होने वाली क्वांटिटी। तो छोड़ है ना, अभी कराएंगे, अभी एडिशन होती है, हिसाब से चल रहा है, ठीक है भैया। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, representation of vector, representation of vector, हेलो कौन, हाँ बोलो, हाँ जी बोलो।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए भैया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो भैया बड़ा ही सिंपल तरीका है। देखिए इफ A is a vector quantity, if A is a vector quantity, अगर A क्या है भैया वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको कैसे लिखेंगे पता है? A वेक्टर कैसे लिखेंगे? A वेक्टर if A is a vector quantity। इतना बड़ा लिखना क्या कहाँ है? ऐसे लिखेंगे A के ऊपर एरो, A के ऊपर ऐसे लिखेंगे ना लेफ्ट टू राइट, एरो कभी ऐसा लेफ्ट टू राइट। If B is a vector, then B के ऊपर क्या होगा? एरो। If C is vector, then C के ऊपर क्या होगा? एरो। ठीक है? मतलब उसे पढ़ने ही हमें, ठीक है? तो जो भी वेक्टर होगा उसके ऊपर एरो लगा देंगे, ठीक है? ऐसे भी लगाते हैं। ये क्या है? ये लाइन क्या है? ए वेक्टर है। क्या है भैया? ये इसकी जो ये दिखा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये दिखा रहा है डायरेक्शन को। क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। एरो दिखा रहा है डायरेक्शन को, और लेंथ दिखा रही है लेंथ। क्या दिखा रही है? मैग्नीट्यूड को। किसको दिखा रही है? मैग्नीट्यूड। ये भैया ए को अगर ए वेक्टर क्वांटिटी है, उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे, बी वेक्टर है तो ऐसे, सी वेक्टर है तो ऐसे, ठीक है? और अगर मान लीजिए कोई एरो लगा रखा है, कोई एरो बना रखा है, ऐसा बोल रखा है ये वेक्टर है। क्या है ये? वेक्टर। तो तीर का निशान दिखाएगा क्या? डायरेक्शन। और लेंथ दिखाएगी इसका मैग्नीट्यूड। इसको ये तीर का तीर अभी आज इंट्रोडक्शन वाली क्लासेस की, कल से परसों से मामला इसका चेंज जाएगा, मजा आएगा। ठीक है भैया? ठीक चाहिए बेटो। देखिए मैग्नीट्यूड, अरे यार टाइम तो खत्म ही हो गया। चलो ठीक है भैया, तो इतना ही आज मैं इतना करता हूँ। ठीक है? अभी देखिए भैया, तो दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा आज इंट्रोडक्शन क्लास है, क्या करना है तुम आज सब पढ़ लेगा, ठीक है? कल छुट्टी एक भी दिन है, सैटरडे छोड़ के, ठीक है? छुट्टी एक भी दिन है, सैटरडे छोड़ के, ठीक है? संडे को इस चीज का भैया चलो बेटा, टाटा बाय बाय। रिकॉर्डिंग डाल दो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पर रिकॉर्डिंग डाल दो।